नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज के वीडियो में बात कर लेते हैं हम 25 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत का नाम शामिल है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है वाडा रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। साल 2019 में भारतीय एथलीट 152 बार डोप से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए थे। रिपोर्ट में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, जिसने भारत को रूस जिसमें कि 167 और इटली 157 के बाद दुनिया के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष 3 में डाल दिया है। चौथे स्थान पर ब्राजील 78 केसों के साथ एवं 5वां स्थान ईरान का है, जहां 70 मामले आए हैं। 2019 में भारत में 152 कुल विश्व का 17% यानी कि डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की सूची मिली थी। अधिकतम डोप अपराधी शरीर सौष्ठव से हैं। उसके बाद भारोत्तोलन जो कि 25 मामले आए, एथलेटिक्स में 20 एवं कुश्ती में 10 और मुक्केबाजी है। चलिए अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। 2019 में दुनिया भर में डोपिंग रोधी संगठनों द्वारा कुल 2,78,047 नमूने एकत्र किए गए और बाद में वाडा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण किया गया। इन नमूनों में से 2,701 जो टोटल का 1% है, उनको प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों के रूप में सूचित किया गया था। वाडा द्वारा 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त सूचनाओं के संकलन के आधार पर 1535 नमूनों जो टोटल का 57% है, उनकी पुष्टि ADRV जो प्रतिबंधित है उसके रूप में की गई, जो विश्व डोपिंग रोधी प्रहरी है। दुनिया भर के ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स 227 के साथ डोप अपराधियों की संख्या में सबसे आगे है। इसके बाद भारोत्तोलन 160 के साथ है। शरीर सौष्ठव 272 के साथ समग्र रूप से आगे है। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष हैं क्रेग रीडी एवं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना हुई है 10 नवंबर 1999। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड विधानसभा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है। एक संशोधन को शामिल करने के बाद विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा गया। एक बार अधिसूचित होने के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। चलिए जान लेते हैं बिल के बारे में। यह बिल मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को चोट या मौत के लिए 3 साल की जेल की सजा और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। बिल लिंचिंग को धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार प्रथाओं, यौन अभिविन्यास, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता या किसी अन्य आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा या मौत या सहायता, हिंसा या मौत के किसी भी कार्य या प्रयास के किसी भी कार्य या श्रृंखला के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वे सहज हो या नियोजित हो। लिंचिंग की घटना में पीड़ित को चोट लगने की स्थिति में दोषियों को 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच के जुर्माने की सजा दी जाएगी। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री इस समय हेमंत सोरेन हैं एवं राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी पहली किताब
बैचलर डैड का विमोचन किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है तुषार कपूर। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लिखी है। अभिनेता 2016 में सरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता बने। उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है। अभिनेता ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की अपनी यात्रा साझा की है। किताब के कवर पेज पर उन्हें अपने बेटे को ले जाते हुए देखा जा सकता है। किताब की घोषणा करते हुए तुषार ने लिखा, मैंने एक किताब लिखी, पिता बनना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक रहा है और मेरी पहली किताब बैचलर डैड इस बारे में बात करती है कि मैंने कैसे पितृत्व के लिए थोड़ा अपरंपरागत रास्ता अपनाया। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है प्रलय मिसाइल। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का ओडिशा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्ध क्षेत्र मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई। चलिए जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा और। नई मिसाइल ने वांछित अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण किया और नियंत्रण मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिदम को मान्य करते हुए उच्च डिग्री सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच गया। 150 से 500 किलोमीटर की सीमा के साथ प्रलय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकों से संचालित होता है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में WFP भी कह देते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी बाजरे को मुख्य धारा में लाने और भारत को ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में बाजरा के अवसर का उपयोग करने पर केंद्रित है। भारत सरकार ने 2018 को बाजरा के वर्ष के रूप में मनाया। जान लेते हैं अब अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में। नीति आयोग और UNWEP के बीच साझेदारी बाजरा को मुख्य धारा में लाने और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मान्यता के बीच ज्ञान के आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने में भारत का समर्थन करने पर केंद्रित है। इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे किसानों के लिए लचीली आजीविका और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूलन क्षमता का निर्माण करना है। पूरे भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि के लिए जलवायु लचीला कृषि को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदुओं में आते हैं नीति आयोग का गठन, जो कि 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं डेविड वेस्ली। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए NPCI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है
उडेमी बिजनेस। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एनपीसीआई के कर्मचारियों के लिए नवीन शिक्षण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उडेमी बिजनेस के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उडेमी बिजनेस के साथ 3 साल की साझेदारी सभी एनपीसीआई कर्मचारियों को तकनीक, डोमेन, व्यवहार और नेतृत्व कौशल जैसे इन डिमांड कौशल पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। एनपीसीआई के मिशन सभी के लिए प्रतिभा विकास, टैलेंट डेवलपमेंट फॉर ऑल के माध्यम से यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग यानी एमएल, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आदि में क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है। सभी के लिए प्रतिभा विकास के अपने दृष्टिकोण के तहत एनपीसीआई अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर बड़ा दांव लगा रहा है और उसने सीखने और विकास के लिए अपने बजट को 7 गुना बढ़ा दिया है। उडेमी बिजनेस के साथ 3 साल का जुड़ाव सभी एनपीसीआई कर्मचारियों को तकनीक, डोमेन, व्यवहार और नेतृत्व कौशल जैसे इन डिमांड कौशल पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जो अब अनुभवात्मक सीखने को सक्षम करने के लिए चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी एवं सीईओ हैं दिलीप असवे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में अब तक अग्रिम कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 53.50%। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष में अब तक अग्रिम कर संग्रह एडवांस टैक्स कलेक्शन 53.50% बढ़कर 4.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। 16 दिसंबर तक 2021-22 के प्रत्यक्ष कर संग्रह से पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले की अवधि में 5.88 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 60.8% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। 2021-22 की प्राथमिक, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए संचयी अग्रिम कर संग्रह 16 दिसंबर 2021 तक 4,59,917.1 करोड़ रुपए रहा, जो 2020-21 के इसी अंतराल के लिए 2,99,620.5 करोड़ रुपए के अग्रिम कर संग्रह की ओर लगभग 53.5% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल जीता है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है लोह कीन यू। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, आधिकारिक तौर पर टोटल एनर्जीज BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस चैंपियनशिप का एक वार्षिक टूर्नामेंट 12 दिसंबर 2021 और 19 दिसंबर 2021 के बीच ह्यूएल्वा, स्पेन में आयोजित किया गया था। सिंगापुर के लोह कीन यू ने पुरुष एकल का खिताब जीता और जापान की अकाने यामागुची ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल खिताब जीता। चलिए जान लेते हैं BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के अन्य विजेताओं के बारे में। पुरुष एकल में विजेता रहे लोह कीन यू, जो कि सिंगापुर से हैं, एवं उपविजेता रहे श्रीकांत किदाम्बी, जो भारत से हैं। महिला एकल की विजेता रहे अकाने यामागुची, जो जापान से हैं, एवं उपविजेता रही ताई जू यिंग, जो चीनी ताइपे से हैं। एवं पुरुष युगल में
ताकुरो होको और यूगो कोबायाशी जो कि जापान से हैं वो इसमें विजेता रहे, एवं ही जितिंग और टैन कियांग जो चाइना से हैं वो विजेता रहे। महिला युगल में चेन किंग चेन और जिया यी फैन जो चाइना से हैं ये विजेता बने, एवं उपविजेता में इनका नाम है ली सो ही और शिन सियोंग चान जो कि दक्षिण कोरिया से हैं। एवं मिश्रित युगल के बारे में अब जान लेते हैं। इसी प्रकार मिश्रित युगल के विजेता एवं उपविजेता पर आप नजर डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है यूपी सरकार। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। डिजी शक्ति पोर्टल पर 38 लाख से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। आगे भी पंजीकरण कराया जा रहा है। अब जान लेते हैं इस स्कीम के लिए पात्रता। उम्मीदवार एक छात्र और उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। MA, BA, BSc, ITI, MBBS, MD, BTech और MTech के अंतिम वर्षों के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। इस योजना के लिए 60% और उससे अधिक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब के मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। यह पहला मौका नहीं है जब लुधियाना की रथ यात्रा ने चुनाव की नींव रखी हो। 2017 के पंजाब चुनावों से पहले आपके दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने यात्रा में भाग लिया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के साथ मंच से महाआरती भी की। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पंजाब राजधानी है चंडीगढ़ एवं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इस समय चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से संबंधित कोई अगर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।